श्रोताओं नमस्कार। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रेणु जी से। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान है कृषि विज्ञान केंद्र मटेला कोसी अल्मोड़ा में। सबसे पहले तो स्वागत है मैम। आप पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि खरीफ फसलें किसानों ने लगाई हैं और आप विशेषज्ञता रखती हैं सब्जी उत्पादन पर। तो सब्जी उत्पादन का जो क्षेत्र है पर्वतीय कृषि के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जी उत्पादन की क्या संभावनाएं आप देखती हैं? देखिए, अगर हम अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो सब्जी विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कृषक हैं वो मुख्य रूप से उनकी आजीविका भी सब्जी पर ही निर्भर करती है। तो मुख्य रूप से उन्हें ऐसी सब्जियों का चयन करना चाहिए जो कि उनकी आय के साथ साथ उनकी आय तो बढ़ाए है, उनकी आय भी बढ़ाए और साथ में उनका उत्पादन वगैरह भी बढ़े। तो मुख्य रूप से जो सब्जियां हैं जैसे कि वो शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, टमाटर की खेती कर सकते हैं और साथ में कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसको ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से सब्जियां हैं और साथ में गोभी ले सकते हैं, फूल गोभी और पत्ता गोभी। इसका उत्पादन भी हमारे अल्मोड़ा जनपद में काफी अच्छा होता है। टमाटर में स्केटिंग हम कर सकते हैं अच्छे से, किस प्रकार से स्केटिंग करना चाहिए टमाटर के पौध पर? हाँ, टमाटर की पौध में स्टेकिंग करने के लिए आप जो उसका ऊपरी तना होता है आप उसे एक धागे की सहायता से, अगर आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो उसे बांध दें। शिमला मिर्च की पैदावार बढ़ाने के लिए कहा जाता है वैज्ञानिक रूप से कि उसके जो शुरुआती 3 फूल हैं उन्हें हटाकर भी हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब आप उसके शुरुआती जो 3 फूल होते हैं जैसा कि आपने बताया उसे आप हटाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो उसकी ब्रांचेस होंगी उसका नंबर बढ़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा फल उत्पादन होगा उसकी पैदावार अच्छी होगी। शिमला मिर्च के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र के कृषक बैगन भी लगाते हैं। हाँ। बैगन लगाते हैं तो यहाँ पर बैगन लगाने के बाद इन सभी फसलों में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से हम कर सकते हैं? देखिए, शिमला मिर्च हो गया, बैंगन हो गया और आपका टमाटर, ये सभी हमारी सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। ये सारी सब्जियां, इसके खरपतवार नियंत्रण में ये है कि आप हर 7 से 10 दिन में हाथ से भी आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण खरपतवार नियंत्रक है जैसे कि एट्राजीन वगैरह, आप इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप साथ साथ में खरपतवार नियंत्रण करते रहें, मैनुअली करें तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में आप मल्चिंग जैसे कि हम आच्छादन कर सकते हैं, तो आप लोग के घर में जैसे वो पुआल वगैरह होता है आप उसका आच्छादन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी में नमी भी रहती है और साथ में खरपतवार नियंत्रण भी अच्छे से हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में वीड वगैरह खरपतवार नहीं होते। और साथ में आप काली पॉलीथीन मल्च अगर आप लोग के पास हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे तो 100% तक खरपतवार नियंत्रण हो सकता है। जब मल्चिंग सीट की बात आपने की, पर्वतीय क्षेत्र में कृषक घरों पर तो आप आच्छादित करते हैं पुआल से या फिर अपना जो सूखी पत्तियां हैं। मल्चिंग सीट कितनी मोटी होनी चाहिए इस पर जिससे कि फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े? हाँ, जो मल्चिंग शीट है वो आपके 25 से 30 माइक्रोन, मतलब 30 माइक्रोन से ऊपर ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मल्चिंग शीट आपकी, जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उसकी, उससे अच्छे से खरपतवार नियंत्रण हो सकता है और साथ में साथ पैदावार भी आपकी अच्छी होगी और आपका समय बचेगा। गर्मियों के मौसम शुरू होते ही पर्वतीय क्षेत्र के कृषक जो है लौकी, कद्दू और अन्य प्रकार की जो सब्जियां हैं उनकी जो बेल होती है उनको लगाना शुरू कर देते हैं। अभी जो है उनकी बेल जो है बढ़ रही है, लगभग 2 फीट 1 फीट वो हो गई होंगी। तो उनको किस प्रकार से उनकी पैदावार वो बढ़ा सकते हैं? लौकी है, कद्दू है जो बेल वाली है, या फिर ककड़ी है, पहाड़ी खीरा हम जिसे कहते हैं, उसे किस प्रकार से उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है कद्दू वर्गीय सब्जियों में कि आप उसे कैसे लगा रहे हैं। हमारे कृषक बंधु मुख्य रूप से उसे जो लगाते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, हमें 1 फीट तक गड्ढा खोद के उसमें अच्छे से गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद और साथ में अगर आपके पास एनपीके है तो आप उसे भी अच्छे से डाल सकते हैं। उसे अच्छे से मिलाकर तब आप उसे लगाएं और जो उसका जो पॉली बैग होता है उसकी जो मिट्टी होती है उसको एज सच उसमें डाल दीजिए और साथ में आप उसमें सागरिका हो गया और एनपीके, आप उसका स्प्रे भी हर 7 से 10 दिन में कर सकते हैं। उससे आप उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसमें उर्वरकों का स्प्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्वरकों की अगर हम बात करें, खाद और उर्वरक ये तो महत्वपूर्ण है, साथ में सिंचाई भी।
नीम कोटेड यूरिया भी पर्वतीय क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। किस प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल कृषकों को करना चाहिए जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, अनुमोदित कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर हम खाली अल्मोड़ा जनपद या पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य रूप से जो आपका आप प्राकृतिक खेती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल प्राकृतिक खेती का भी काफ़ी कुछ चल रहा है। तो आप उसमें जीवामृत बना सकते हैं। उसमें आपको जो घरेलू उत्पाद हैं उसी का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि गौमूत्र हो गया, गाय का कच्चा गोबर हो गया, गुड़ हो गया, बेसन हो गया। तो आप इसका एक घोल बनाकर उसको तैयार करके आप उसे लगभग 1 महीने या 1 महीने से 2 महीने तक रख सकते हैं और उसे अपने खेत में डाल सकते हैं। और साथ ही इसके साथ इफ़को का जो नैनो यूरिया है वो आप डाल सकते हैं, सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कृषक सब्जियों के साथ साथ में अन्य फसलें भी उत्पादित करते हैं, जैसे राजमा है या फिर बीन्स हैं, उनको भी वो उत्पादित करते हैं। किस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र की जो ये फसलें हैं ये कृषकों को ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, ज़्यादा लाभ अर्जित करने के साधन दे सकती है, उन्हें किस प्रकार के प्रयास कृषकों को करने चाहिए? और दूसरा, मैं इसी में एक प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा। पर्वतीय क्षेत्र में कृषक जो है पॉली हाउस में उत्पादन न करके खेतों में ही उत्पादन करते हैं, पॉली हाउस में नहीं करते हैं, तो इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए, अगर आप पॉली हाउस में संरक्षित खेती कर रहे हैं तो उसमें आप अपना जो आपकी खेती है उसकी पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं, और साथ ही जो मुख्य रूप से बंदर और सुअर की जो परेशानी हमारे पर्वतीय कृषक लगातार टाइम से फेस कर रहे हैं तो उससे भी निजात पा सकते हैं। तो अगर हम मुख्य फसल के साथ हम फ्रेंच बीन और जो हमारी ये फसलें होती हैं जिसमें कि उससे क्या होता है कि मतलब आप नाइट्रोजन आपकी भूमि में बढ़ जाती है तो उसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी और साथ में आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। तो आप फ्रेंच बीन में फाल्गुनी एक प्रजाति है, बहुत ही अच्छी है, उसे आप लगा सकते हैं। तो साथ में आपका क्या होगा कि मुख्य फसल तो होगी और साथ में आप इस टाइप की फसल भी ले सकते हैं। आपका कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार से कृषकों को मदद करता है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र हमारा मुख्य रूप से जो कि कोई भी तकनीक आती है तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र उस तकनीक को कृषकों तक पहुंचाता है, और उसके लिए वो ऑन फार्म ट्रायल्स जैसे कि हम कृषक प्रक्षेत्र पर लगाते हैं, और साथ ही अगर वो तकनीक कृषक प्रक्षेत्र पर सफल होती है तो हम उसे अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन भी हम उसके लगाते हैं, जो कि हम क्लस्टर में लगाते हैं, जो कि हम लगभग 1 हेक्टेयर एरिया में लगाते हैं। और इसके साथ ही हम विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स करते हैं फार्मर्स के लिए, जो कि हम अपने ऑन कैंपस भी करते हैं और फार्मर्स फील्ड में भी करते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस पर कृषकों तक किस प्रकार से आप अपनी पहुंच बना रहे हैं? जो ये विकसित कृषक अभियान है ये मुख्य रूप हमारे केवीके की 2 टीमें बनी हैं, और हम कृषकों के वहाँ जाकर उन्हें जो भी एक तो हमारी जो तकनीक है हम उसकी जानकारी देंगे कृषकों को, और साथ ही साथ जो भी हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हम उसकी कृषकों को जानकारी देंगे और उनका हम सुझाव लेंगे, जिससे कि हम उसे अपने स्तर पर भी इम्प्लीमेंट कर सकें और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। निश्चित रूप से आपने हमसे बात की डॉक्टर रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।